क्योंकि तामीर इजी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ सारा परवेज़। नाजरीन, हम सोते हुए अक्सर ये सोचा करते थे कि हमें उठना ना पड़े लाइट ऑफ करने के लिए। हमें इस चीज़ के लिए काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती थी, लेकिन देखते ही देखते आज टेक्नोलॉजी ने, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम एक टच के ज़रिए ये तमाम कंट्रोल्स अपने हाथ में रख सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, घर की दीगर अप्लाइंसेस जिस तरह के डोर्स, फैंस, इवन जो पानी की मोटर है और बहुत सारी अप्लाइंसेस आजकल जो हैं वो हमारे एक टच के कंट्रोल के अंदर हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? होम ऑटोमेशन। जी हाँ, ये होम ऑटोमेशन होती क्या है, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, इसकी क्या टाइप्स हैं, इसको इंस्टॉल करने के लिए कितने एक्सपेंस हमें चाहिए, आज इन तमाम सवालों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट मौजूद है जनाब दानियाल अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। सर, साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज होम ऑटोमेशन हमारे पास एक फैसिलिटी है। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि होम ऑटोमेशन ये होती क्या है? जी, बेसिकली होम ऑटोमेशन डिफरेंट डिवाइसेस के ज़रिए आपके घर की जो होम अप्लाइंसेस हैं उनको कंट्रोल करने का नाम है। ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं और डिफरेंट आप कह सकते हैं कि एस्पेक्ट्स होते हैं जिससे एक डिवाइस जो होती है वो आपके जो एक सर्टेन अप्लाइंसेस है उसको कंट्रोल कर रही होती है। सर, हमें ये बताइएगा कि होम ऑटोमेशन की कोई टाइप्स भी हैं? जी बिल्कुल, होम ऑटोमेशन की दो बेसिक मेन कैटेगरीज़ हैं। एक नंबर वन इज़ बेसिकली वायर्ड सिस्टम्स एंड नंबर टू इज़ वायरलेस सिस्टम्स। ये दोनों सिस्टम जो हैं ये होम एंड बिल्डिंग ऑटोमेशन के अंदर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के अंदर चलते हैं और डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की ऑटोमेशन की जाती है। नंबर वन जो वायर्ड सिस्टम है इसके अंदर आपकी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो थ्रू कैट 6 कनेक्टेड होती हैं और इन वायरलेस सिस्टम जितनी भी आपकी डिवाइसेस होती हैं वो एक सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर रही होती हैं और वायरलेसली कम्युनिकेट कर रही होती हैं आपस में। ठीक है सर, हमें ये बताइएगा कि इस पूरे प्रोसेस के कोई कंपोनेंट्स भी हैं तो हमें वो भी एक्सप्लेन कर दें प्लीज़। जी बिल्कुल, होम एंड बिल्डिंग ऑटोमेशन की आप कोई भी ब्रांड ले लें या कोई भी टेक्नोलॉजी ले लें उसके अंदर कुछ सेट ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अंदर जो उनके बेसिक कंपोनेंट्स जो सबके सेम रहते हैं वो एक तो कंट्रोलर इंटरफेस, आफ्टर दैट सम सर्टेन एक्चुएटर्स, सेंसर्स एंड सेंट्रल हब। ये 3 से 4 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि तकरीबन हर ब्रांड के अंदर कॉमन होते हैं और नेसेसरी होते हैं किसी भी होम एंड बिल्डिंग ऑटोमेशन के लिए। सर, ये कंपोनेंट्स तो आपने बता दी, इनको ज़रा शॉर्टली इलाबोरेट कर दें प्लीज़ सर। जी बिल्कुल, सबसे पहले कंपोनेंट्स के अंदर हमारा कंट्रोलर इंटरफेस आता है। कंट्रोलर इंटरफेस इज़ बेसिकली एनी टच पैनल, एनी टच बटन या कोई भी आपकी एप्लीकेशन या आपका वॉइस कमांडिंग के लिए गूगल होम या अलेक्सा, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप कमांड देते हैं कि मेरे एक सर्टन अप्लाइंसेस को चला दें, तो उसके लिए आपका कंट्रोलर इंटरफेस यूज़ होता है। आफ्टर दैट आपका एक सेंट्रल हब होता है जिसके ऊपर सारी डिवाइसेस कम्युनिकेट जिससे कर रही होती हैं। वायरलेस के अंदर एक सेंट्रल हब होता है और वायर्ड के अंदर बेसिकली वो एक डीबी होती है। एक डीबी के अंदर एक सेंट्रलाइज सारी डिवाइसेस आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कनेक्टेड। बॉक्स। यस, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। वायर्ड सिस्टम्स के अंदर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यूज़ होते हैं और वायरलेस सिस्टम के अंदर एक कन्वेंशनल ही हमारी जो वायरिंग होती है उसी के अंदर ही हमारी ऑटोमेशन हो जाती है। थर्ड जो हमारा कंपोनेंट होता है वो बेसिकली सेंसर्स होते हैं। सेंसर्स बेसिकली आपकी मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं या कुछ भी आपकी बाहर की रोशनी कितनी इस्तेमाल आ रही है और आप चाहते हैं कि एक डिफरेंट एक लॉजिक बनाना चाहते हैं कि बाहर की रोशनी इतनी हो और मूवमेंट मेरी लॉबी में हो तो फिर मेरा ये वाला अप्लाइंसेस चल जाए या ये ना चले, तो फिर इस तरह का हमारे ये जो काम सारे करते हैं हमारे सेंसर्स कर रहे होते हैं। फोर्थ कंपोनेंट इज़ बेसिकली एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स क्या काम करते हैं? जितना भी हमारा अप्लाइंसेस लोड होता है वो बेसिकली एक्चुएटर्स पे लगा होता है। हमारा कंट्रोलर इंटरफेस कमांड देता है सेंट्रल हब को और सेंट्रल हब कमांड देता है एक्चुएटर को कि अप्लाइंसेस को ये जो भी आपने कमांड दी है वो एग्जीक्यूट करवा दें। एंड द लास्ट हमारा जो कंपोनेंट होता है, सबसे मेन कंपोनेंट जिसको मैं कहता हूँ हमेशा, हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। वायरलेस सिस्टम के अंदर बेसिकली जो स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है वो एक मैश टेक्नोलॉजी को फॉलो किया जाता है और वायर्ड सिस्टम के अंदर आप कह लें कि कैट 6 जो होती है वो बेसिकली कम्युनिकेशन एक कम्युनिकेशन वे दे रही होती है। उसके अंदर भी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। तो वायर्ड एंड वायरलेस के दो डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब वो कंपनीज पे डिपेंड करता है कि वो कौन से प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रही हैं। तो ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं ऑटोमेशन के, ये नेसेसरी हैं किसी भी घर के अंदर जब भी ऑटोमेशन हो रही हो या किसी बिल्डिंग के अंदर कभी भी ऑटोमेशन हो रही हो। तो ठीक है सर, काफ़ी डिटेल्ड प्रोसेस है ये अगर देखा जाए तो। सर, हमें ये बताएगा ये जो होम ऑटोमेशन का प्रोसेस है ये इंस्टॉल कैसे किया जाता है?
इट्स सिंपल, इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी दो टाइप्स हैं, वायर्ड हैं एंड वायरलेस हैं। वायरलेस इज़ जस्ट लाइक योर नॉर्मल कन्वेंशनल वायरिंग। आपके घर के अंदर या हमारी बिल्डिंग्स के अंदर किसी भी तरह की जो वायरिंग हुई होती है उसी के अंदर ही हमारे वायरलेस पैनल्स लग जाते हैं। और वायरलेस पैनल थ्रू अ सर्टेन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, आइदर जिगबी और ब्लूटूथ और हनी बी, किसी भी प्रोटोकॉल के ऊपर चलते हुए कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वायरलेसली। तो इस तरीके से आपकी ऑटोमेशन वायरलेस में हो जाती है। और फिर वायर्ड सिस्टम के अंदर आपके सारे जो पैनल्स होते हैं वो कैट 6 के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इंस्टॉलेशन करते वक्त हमें ये सबसे पहले तो देखना है कि हम वायर्ड के ऊपर जा रहे हैं या वायरलेस के ऊपर जा रहे हैं। दोनों की सर्टन अपनी गाइडलाइंस है, दोनों की अपना एक चलाने का और एक उनको एग्जीक्यूट करने का एक तरीका है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम वायरलेस के ऊपर जा रहे हैं तो वायरलेस के अंदर हमारी कन्वेंशनल वायरिंग रहेगी और हमारे पैनल्स उनके ऊपर लग जाएंगे और फिर सारा घर जो होगा, आपके जितनी भी अप्लाइंसेस रिक्वायर्ड होंगी वो ऑटोमेशन के ऊपर आ जाएंगे। सर ये जो पूरा प्रोसेस है, स्पेशली जो वायरलेस सिस्टम है, इसके लिए इंटरनेट चाहिए होता है कनेक्टिविटी के लिए? एट द स्टार्ट जब आप घर को बिल्कुल स्टार्ट में कनेक्ट कर रहे होते हैं बिल्कुल तब चाहिए होता है, बट लेटर ऑन अगर आपके घर का इंटरनेट नहीं आ रहा, इंटरनेट इज़ लिमिटेड समहाउ, तो आपको इंटरनेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि अपने पैनल्स के थ्रू अपने अप्लाइंसेस को कंट्रोल करें तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं एप्लीकेशन के थ्रू या वॉइस कमांडिंग के थ्रू अपने अप्लाइंसेस को कंट्रोल करूं तो उसके लिए आपको इंटरनेट फॉर द सर्टेन टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होगा। ठीक है सर, ये तो इंटरनेट की बात होगी। पाकिस्तान में तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा इशू है, तो क्या उसकी भी ज़रूरत है? इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फेलियर तो फिर ये सिस्टम कैसे वर्क करेगा? देखें, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर के अंदर तो दुनिया की कोई भी अप्लाइंसेस नहीं चल सकती। हमारे जो ऑटोमेशन सिस्टम होता है इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास लेवरेज होता है कि हम इसको जिस तरीके से हमारा सोलर हो गया या यूपीएस हो गया तो हम अपना सर्टन लोड क्या होता है सेम वैसे ही जैसे कन्वेंशनल घरों में होता है तो हम उसके ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। मतलब बैकअप? बिल्कुल, हम बैकअप रखते हैं और वही होता है जो एक जनरल घर के अंदर होता है, आइदर इट्स सोलर और आइदर इट्स यूपीएस। सर हम अपने घर की कौन कौन सी चीज़ों को होम ऑटोमेशन से कंट्रोल कर सकते हैं? जी बेसिकली इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। नंबर वन इज़ लाइटिंग ऑटोमेशन। इसके अंदर आप अपने घर की जितनी भी लाइट्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, आप उनको डिम कर सकते हैं, उनके कलर को चेंज कर सकते हैं। जो सेकेंड टाइप होती है बेसिकली वो आपकी जितनी भी अप्लाइंसेस है, आईआर डिवाइसेस, योर रिमोट कंट्रोल एयर कंडीशनर, योर टीवी, इस तरह के जितनी भी आपकी अप्लाइंसेस हैं आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड थर्ड आपका शेडिंग कंट्रोल होता है, आइदर आपके कर्टन लग रहे हैं या ब्लाइंड लग रहे हैं, आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने असल में रूम की लाइट को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं कि आपके रूम के अंदर लाइट कब आए कब ना आए। सुबह हो तो आपके ऑटोमेटिकली शेड्स जो हैं वो ओपन हो जाएं, रात हो तो क्लोज़ हो जाएं। उसके बाद फोर्थ आप अपने घर के अंदर जितना भी ऑडियो कंट्रोल हो रहा होता है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऑडियो में म्यूज़िक ऑन ऑफ हो जाएगा या मतलब? बिल्कुल, ऑडियो के अंदर आप कोई भी अपने सीलिंग स्पीकर्स, वॉल माउंट स्पीकर्स, आपका कोई रिक्रिएशनल एरिया है वहाँ पे आपने कुछ भी ऑडियो सिस्टम लगाना है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू योर वॉइस, थ्रू अ सर्टेन इंटरेक्टिव पैनल और किसी भी दूसरे मीन से। तो सर इस सिक्योरिटी को भी लोग कंट्रोल करते हैं मतलब होम ऑटोमेशन के ज़रिए, वो फिर किस कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल बिल्कुल वो भी एक कैटेगरी है सिक्योरिटी ऑटोमेशन। उसके अंदर डिफरेंट डोर लॉक्स अवेलेबल होते हैं और सेट ऑफ सेंसर्स होते हैं जैसे कि डोर सेंसर्स, विंडो सेंसर्स और आपके मोशन बेस्ड सेंसर। ये जो जितनी भी सेंसिंग डिवाइसेस हैं ये सारी सिक्योरिटी ऑटोमेशन में आती है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ और अगर मेरा कोई भी मेरा खिड़की को ओपन करने की कोशिश करता है तो मुझे फ़ौरन मोबाइल पे टॉपअप आ जाए या फिर मेरे घर के अंदर एक सायरन बजना शुरू हो जाए। तो आप इस तरीके से अपने घर के अंदर एक आर्मिंग की स्टेट क्रिएट कर सकते हैं थ्रू सिक्योरिटी ऑटोमेशन। दैट्स ग्रेट। सर ये बताइएगा कि एक टाइम पर हम कितनी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं? जनरली दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज़ ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द साइज़ ऑफ द हाउस। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपका 1 से 2 कनाल का घर है और उसके 3 फ्लोर हैं तो एक सेंट्रल हब इनफ होता है और उस एक हब के ऊपर आप 50 डिवाइसेस से लेके अराउंड 300 डिवाइसेस तक कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका डिवाइसेस जो हैं वो 250 से 300 से ज़्यादा हैं तो फिर हम रिकमेंड करते हैं कि आप एक से ज़्यादा सेंट्रल हब लगाएं। ठीक, मतलब ये फ्लोर वाइज भी इस सब डिवाइसेस इसी में आ जाती हैं? बेशक एक फ्लोर का घर है, 2
3 फ्लोर का है तब भी ये चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी, मतलब कोई रेंज का भी प्रोसेस है इसमें? जी बिल्कुल, आपके जितने भी फ्लोर्स हैं तीनों के तीनों एक ही सेंट्रल हब पे आ जाएंगे। नंबर 2, बिल्कुल इनके अंदर रेंज होती है। जो वायरलेस ऑटोमेशन होती है उसके अंदर एक सर्टन रेंज होती है, जस्ट लाइक 50 मीटर। हमारे अपने एक हम प्रोटोकॉल है जिगबी प्रोटोकॉल, हम उसको कहते हैं कि उसके अंदर एटलीस्ट एक डिवाइस का दूसरे डिवाइस के साथ जो एक डिस्टेंस है वो एटलीस्ट 50 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं मतलब होना चाहिए, ठीक है। कि जो आपका मैक्सिमम भी हो तो वो 50 मीटर हो। ठीक है। और वायर्ड के अंदर चूंकि सारी डिवाइसेस जो होती हैं वो कैट 6 से लिंक्ड होती हैं, तो उसके अंदर एज सच पाकिस्तानी मार्केट में या कहीं पे भी इतना इशू नहीं आता एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के अंदर डिस्टेंस का, क्योंकि उस वायर्ड कैटेगरी के अंदर अराउंड 1000 मीटर तक का हमारे पास एक डिस्टेंस होता है, जिसके अंदर एक से दूसरी डिवाइस दरमियान में कैट 6 के थ्रू लिंक्ड होती है। सर ये जो जितनी भी डिवाइसेस हैं इनको इंस्टॉल करने से पहले क्या प्री रिक्विजिट्स होते हैं? देखिए, ऑटोमेशन कहीं पे भी हो, किसी भी दुनिया में हो, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो आपके जो बैक बॉक्सेस होते हैं वो 3x3 के होने चाहिए। 3x3 इज़ बेसिकली स्टैंडर्ड इन ऑटोमेशन। उसके बाद आपका देखते हैं कि किस कैटेगरी की ऑटोमेशन लग रही है, वायरलेस है या वायर्ड है। अगर तो वायर्ड है तो फिर तो आपके जितने भी पैनल्स हैं वो आपस में कैट 6 के साथ लिंक्ड होंगे। और अगर आपका वायरलेस सिस्टम है तो फिर आपका जो होगा, एक हमने सिर्फ ये देखना कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बस यही एक प्री रिक्विजिट्स होते हैं जो हमें पहले देखना होता है। एक और चीज़ है कि अगर हम इंटरेक्टिव पैनल्स के अंदर टच पैनल्स लगा रहे हैं अपने घर के अंदर या किसी बिल्डिंग के अंदर, तो उसके अंदर जो हमारा बैक बॉक्स है वो हमारे आई लेवल के ऊपर होना चाहिए, ताकि आप टच स्क्रीन को प्रॉपरली यूज़ कर सकें। ना कि जनरली जिस तरीके से हमारा अराउंड 3.5 फीट के ऊपर कन्वेंशनल बॉक्सेस लगे होते हैं वो नहीं होना चाहिए। अराउंड एटलीस्ट 4.5 टू 5 फीट के बिटवीन हमारा जो बैक बॉक्स है वो इंस्टॉल होना चाहिए। तो ये एक प्री रिक्विजिट्स हैं दो, जो कि साइट पे ऑटोमेशन से पहले पे जो फर्स्ट स्टेज होती है उसके अंदर कंप्लीट हो जाने चाहिए। सर हमें ये बताइएगा कि होम ऑटोमेशन में और कमर्शियल ऑटोमेशन में क्या फ़र्क है? जी बेसिकली देखिए, दोनों के अंदर जो डिफरेंस, एक मेन डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि कमर्शियल ऑटोमेशन के अंदर जब हम डिफरेंट लाइटिंग एस्पेक्ट्स को तो देख ही रहे होते हैं, अपने बिल्डिंग की एस्थेटिक्स को तो इंक्रीज़ कर रहे होते हैं जैसे कि हम अपने होम ऑटोमेशन में कर रहे हैं। लेकिन जब हम कमर्शियल ऑटोमेशन की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली हमारा मेन गोल होता है कि हम एनर्जी को किस तरीके से कंजर्व करें बिल्डिंग की। हम उसके अंदर हमारा जो सोल्यूशन होता है दैट इज़ बेसिकली BMS, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हम कहते हैं। तो होम ऑटोमेशन और BMS यहाँ पे कंबाइन हो जाता है आके कमर्शियल ऑटोमेशन के अंदर। इसके अंदर हमारी जितनी भी बिल्डिंग होती है उसके डिफरेंट एक फ्लोर्स होते हैं, उसके अंदर आपके मुख्तलिफ सेंसर्स लगे होते हैं। प्रेशर सेंसर्स हो गए, टेम्परेचर सेंसर्स हो गए, आपका HVAC कंट्रोल हो गया, उसके बाद आपके जितना भी पावर है उसका कंट्रोल हो गया, आपके जितनी भी हाई ड्यूटी अप्लाइंसेस हैं उनकी जो भी उनकी एनर्जी की कन्वर्जेशन है उसका कंट्रोल हो गया कि किस तरीके से एनर्जी जो है कितनी कौन सी अप्लाइंसेस कंज्यूम कर रही है और किस टाइम हमने किस अप्लाइंसेस को कंट्रोल करना है। और एक उसका एक पूरा एक सेंट्रल एरिया हम बनाते हैं जिसके अंदर सारी डिवाइसेस जो हो रही है वो आप शो हो रही होती हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस है हमारा कमर्शियल और होम ऑटोमेशन के अंदर। ठीक हो गया। सर हमें ये बताइएगा कि जो आपने कहा 2 तरह की होम ऑटोमेशन होती हैं, एक वायरलेस और एक वाइड, बजट फ्रेंडली कौन सा होता है? बजट फ्रेंडली इज़ बेसिकली वायरलेस सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है कि आपके घर की जो वायरिंग कन्वेंशनल होती है उसी के ऊपर ही ऑटोमेशन हो जाती है। वायर्ड सिस्टम इज़ बेसिकली उनको मैं इसलिए बजट फ्रेंडली नहीं कहूँगा कि आपको एक तो अपनी इलेक्ट्रिकल वायर्स थोड़ी सी ज़्यादा लगानी पड़ेंगी, कैट 6 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर आपकी ईच फ्लोर के ऊपर अराउंड एक सेंट्रल DB भी बनेगी, तो इस वजह से वो थोड़ा सा बजट फ्रेंडली नहीं होता अक्सर। लेकिन जब भी कभी हम कमर्शियल लेवल पे बात करते हैं तो फिर वहाँ पे जो वायर्ड प्रोडक्ट होता है वो बजट फ्रेंडली होता है। बट एज़ फार एज़ होम ऑटोमेशन इज़ कंसर्न्ड उसके अंदर हमारे पास जो वायरलेस ब्रांड्स हैं, जो वायरलेस प्रोटोकॉल्स हैं वो बजट फ्रेंडली हैं एज़ कम्पेयर टू वायर्ड सिस्टम्स। अच्छा सर, बात हो रही है होम ऑटोमेशन का, जो एक जदीद टेक्नोलॉजी का सिस्टम है, मुझे ये बताइएगा कि इस सिस्टम को मेंटेनेंस के लिए की ज़रूरत भी है? देखें इसको, ये आपकी जस्ट लाइक योर कन्वेंशनल सिस्टम, इसको कोई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारा कोई एक बहुत बड़ा सर्ज आ जाता है और सर्ज आने से कुछ हमारी अप्लाइंसेस जो है वो डैमेज हो जाती हैं, तो सबसे पहले तो होगा क्या कि वो जो डिवाइसेस हैं उनको ऑब्वियसली रिपेयर किया जाएगा या रिप्लेस किया जाएगा। इसके अंदर आपको एक बात की बहुत ज़्यादा उसको देखने की ज़रूरत है कि आप जिस कंपनी के से ऑटोमेशन करवा रहे हैं
वो आपको आफ्टर सेल सपोर्ट किस तरह की देती है। अगर तो वो एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा ब्रांड है, तो वो आपको विद इन 24 आवर्स आपका जो भी इशू आया होगा उसको रिजॉल्व कर देंगे। और इसकी मेंटेनेंस के अंदर हम अपने तरफ से एक ये चीज़ कर सकते हैं कि हम ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिलेज और ओवर करंट सर्किट ब्रेकर्स जो होते हैं हम वो लगा सकते हैं घर के अंदर, कि हमारा अगर ऐसा कोई भी सर्ज आए भी तो हमारे ब्रेकर्स जो हैं वो ट्रिप हो जाएं, या हमारी जो प्रोटेक्शन रिलेज हैं वो सर्ज को आगे ना जाने दें। तो यही एक इसका एक मेंटेनेंस का जिस तरह बिजली के इश्यूज होते हैं, ताकि वोल्टेज ऊपर नीचे हो तो ऑलरेडी वो ऑटोमेटिकली चीज़ बिल्कुल ब्लॉक हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे कुछ सर्टन रिलेज होती हैं वो लगी हों, और वो रिलेज जैसी सर जाए तो हमारे जो घर के अंदर वोल्टेजेस हैं उसको कट ऑफ कर दे, ताकि हमारी जितनी भी अप्लायंसेज हैं और जितने भी ऑटोमेशन के पैनल्स हैं वो सेफ़ रहें। सेफ रहें, ठीक है। सर आपने जिक्र किया था सिक्योरिटी सिस्टम का, तो बताइएगा कि एक्सेस कंट्रोल को हम फिर किस तरह देख सकते हैं, किस तरह इस पूरे प्रोसेस को लेके चल सकते हैं? फॉर द एक्सेस कंट्रोल बेसिकली हमारे पास डोर विंडो सेंसर्स होते हैं और स्मार्ट डोर लॉक अवेलेबल होता है। अब अगर हम डोर लॉक की बात करें तो एक डोर लॉक जो होता है उसके ऊपर आप एक्सेस के लिए फिंगरप्रिंट यूज़ कर सकते हैं, पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं, आप मैकेनिकल की को यूज़ कर सकते हैं, और आप मोबाइल से OTP जनरेट करके भी आप एक्सेस कर सकते हैं डोर लॉक को। अगर आपके घर में कोई मेड है या आप चाहते हैं कि उनको ना तो मैं एप्लीकेशन दूं, ना मैं उनको पासवर्ड दूं, या कोई भी चीज़ उनको इस तरह का एक्सेस ना दूं, तो आप RFID कार्ड्स होते हैं आप उनको वो दे सकते हैं। तो कोई भी बंदा जब भी आपके डोर लॉक के ऊपर अगर अपना फिंगरप्रिंट लगाएगा, फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, मैं डोर लॉक के ऊपर आके अपना फिंगरप्रिंट लगाता हूँ, तो मुझे फ़ौरन मोबाइल पे टॉप अप एडमिनिस्ट्रेटर को हो जाएगा कि दानियाल ने अपना फिंगरप्रिंट लगा के डोर को एक्सेस किया है। तो इससे क्या होगा कि आपको अपने घर के अंदर पता होगा कौन किस टाइम आया था और किस टाइम के लिए वो अंदर रहा था, क्योंकि आपका दरवाज़ा बंद भी होगा और आपका सेंसर बताएगा कि इस टाइम आपका दरवाज़ा बंद हो गया था। तो इस तरीके से हम एक्सेस कंट्रोल को कोई देख सकते हैं। अननोन पर्सन अगर आके एक्सेस करने की कोशिश करता है तो तब भी वो अलार्मिंग देता है कि कोई अननोन पर्सन एक्सेस कर रहा है? अगर तो अननोन पर्सन एक बार सिर्फ एक्सेस करने की कोशिश करता है फिर तो आपको अलार्मिंग सिचुएशन नहीं देगा, क्योंकि वो वहीं पे ही ब्लिंकिंग सिर्फ करने लग जाएगा। हाँ, अगर वो 3 से 4 दफ़ा उसको ट्राई करते हैं अनलॉक करने की किसी पासवर्ड से या अपने फिंगरप्रिंट से, तो आपका सिस्टम जो होगा, डोर लॉक जो होगा, वो लॉक्ड हो जाएगा और आपको फ़ौरन मोबाइल पे या जहाँ पे भी आप होंगे इंटरेक्टिव पैनल पे आपको बता देगा कि आपके डोर लॉक के साथ कोई उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, तो आप प्लीज़ फ़ौरन साइट के ऊपर पहुँचें या अपने घर के ऊपर जाएं। सर ये तो बड़ा अच्छा आपने बताया, क्योंकि सिक्योरिटी आपके घर की सबसे प्रायोरिटी के ऊपर होती है। सर हमें ये बताएगा कि होम ऑटोमेशन की कोई सेफ्टी गाइडलाइंस हैं तो वो भी प्लीज़ हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर दें। जी बिल्कुल, सेफ्टी गाइडलाइंस एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, मैं सिर्फ उसी को ही समझता हूँ कि अगर हम उसको सिक्योर कर लें तो हमारी हर चीज़ सिक्योर रहेगी। वो है हमारा आप कह लें कि ईमेल अकाउंट। ये जो हमारा जितनी भी ऑटोमेशन की बात कर रहे होते हैं, आइदर इट्स वायर्ड एंड वायरलेस, ये कहीं ना कहीं हमारी किसी ना किसी ईमेल से लिंक्ड होता है। हम एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं तो हम एक ईमेल से लॉगिन साइन अप करते हैं। अब जब हम साइन अप कर रहे होते हैं तो एक तो हमारा उस एप्लीकेशन का पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, और बैकएंड पे जो भी हमारी आइदर वो की जीमेल है, कोई भी डिफरेंट हमारी ईमेल है, उसका जो पासवर्ड है वो आपका सिक्योर होना चाहिए। वायरलेस केस के अंदर आपका जो हब होता है वो सेंट्रल होता है सारी डिवाइसेस का, तो आपका जो घर का फिर वाईफाई राउटर है उसका भी पासवर्ड सिक्योर होना चाहिए। तो ये जो आपका पासवर्ड है हम इसको बड़ा लाइट ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, जनरली अपनी जितने भी पासवर्ड्स होते हैं या तो हम उसको अपने डेट ऑफ बर्थ रख लेते हैं या कोई ऐसी चीज़ रख लेते हैं जो बहुत 1 2 3 4 5 करके लोग रख इस लेते हैं, तरीके बड़ा से। common है। बिल्कुल, इसको बिल्कुल कभी फॉलो नहीं करना, इसको आपने अपने डेली बेसिक टास्क में भी फॉलो नहीं करना। होम ऑटोमेशन इज़ अ सेपरेट थिंग। आपने इसके अंदर तो कभी भी नहीं इस तरीके के जनरल पासवर्ड रखने। आपने अपने बाकी जो डेली के आपके जितने भी टास्क हैं, कोई आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, कुछ भी हैं, तो आपका जो पासवर्ड है ना वो बहुत सिक्योर होना चाहिए। उसके अंदर जनरली ये होता है कि आप स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करें और अपर केस लोअर केस दोनों चीज़ें यूज़ करें। तो एक इस तरीके से आपका बस एक पासवर्ड सिक्योर होना चाहिए, और हमें इसके लिए कोई किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। सर होम ऑटोमेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बता दें प्लीज़। जी बिल्कुल, एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस के अंदर बेसिकली आप अपनी जितनी भी अप्लाइंसेस है, एक तो उनको आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में नहीं हैं, आप शहर में नहीं हैं, कहीं से भी बैठ के अपने अपने घर का स्टेटस देख सकते हैं कि मेरी कौन सी डिवाइस, कौन सी लाइट, कौन सा पंखा, कौन सा एयर कंडीशनर इस टाइम चल रहा है, और आप उसको ऑफ कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस से घर आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं घर के करीब आऊँ और मेरा गेट ओपन हो जाए और मेरे रूम का एयर कंडीशनर मेरे आने से पहले ऑन हो जाए, तो आप इस तरह का कंट्रोल ले सकते हैं।
और आपके अपने घर की एस्थेटिक्स जो हैं, कन्वेंशनल जो बटन्स हैं उनको निकाल के आप जब आप स्मार्ट पैनल्स या कोई भी आप टच बटन्स लगाते हो तो आपने अपने घर की वैल्यू और एस्थेटिक्स को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। डिसएडवांटेजेस के अंदर आप ये कह सकते हैं कि जब आप एक घर को ऑटोमेट कर लेते हैं तो फिर उसको वापस कन्वेंशनल पे लेके जाना, ख़ास तौर पे वाइड के अंदर, वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फॉर सम रीजंस आप समझे कि अगर कोई कस्टमर है या कोई भी है वो कहते नहीं मैंने ऑटोमेशन का मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ कि मैं कन्वेंशनल पे ही जाना चाहता हूँ, तो फिर वो एक थोड़ा सा एक रफ उनके लिए टाइम आएगा, क्योंकि उनको कंपनी को ही कहना पड़ेगा, वो खुद नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अनइंस्टॉल के लिए कंपनी से ही हमें रब्ता करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि कंपनी को पता होगा कि उन्होंने कहाँ पे किस वायर को किस मॉड्यूल के साथ कनेक्ट किया है, और फिर वो आपको करके देंगे। तो ये बस एक छोटा सा आपको गैप देखना पड़ेगा, जिसके अंदर आपका कंपनी के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए, और कंपनी को अगर आप कहें कि मैं मेरे सिस्टम को वापस कन्वेंशनल पे कर दें तो वो आपको उसके एक्सपेंसेस भी अलग से बेयर करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली पहले आपने ऑटोमेशन करवाने के एक्सपेंस किया है, तो फिर अगर आप चाहते हैं तो फिर आप उसको करेंगे, बट ये जनरली होता नहीं है। जब भी कोई एक बंदा ऑटोमेशन करवा लेता है तो वो उसकी एक फील और जो एस्थेटिक्स और जो उसका एक जो लिविंग लाइफस्टाइल होता है वो चेंज हो जाता है, और वो फिर उसी के अंदर यूज टू हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। काफ़ी डिटेल में आपने हमें होम ऑटोमेशन जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी सिस्टम है उसके बारे में बताया। जी नाजरीन, उम्मीद है आपको होम ऑटोमेशन से रिलेटेड तमाम सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। ये क्या होता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इसके क्या फ़वाइद हैं जो कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इस पर कितना एक्सपेंस है, तमाम सवालात के जवाबात आपको मिल गए होंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई ना कोई सवाल आपका रह गया है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमसे आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं tameereasy.com। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहनुमाई और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए tameereasy.com। क्योंकि तामीर इजी है।